हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, एम्प्लॉय का नाम श्री राजीव है। राजीव मेहता। तो एम्प्लॉय का नाम है श्री राजीव मेहता। लिखा है ही इज एम्प्लॉयड इन अ कॉटन टेक्सटाइल मिल एट बेंगलुरु। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए बेंगलुरु में है। ठीक है, श्री राजीव मेहता बेंगलुरु में रहते हैं। ऑन अ मंथली सैलरी और 25,000। तो मंथली जो सैलरी है इनकी हो जाएगी 25,000 मंथली सैलरी है, तो पर मंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे पर मंथ। फिर लिखा हुआ है ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट अ रेट ऑफ 1% ऑफ सेल्स अफेक्टेड बाय हिम। तो कमीशन जो है वो 1% है एट अ रेट ऑफ सेल्स। ठीक, और सेल्स दी हुई है, सेल्स हमारी है 40 लाख की। ठीक है, तो हमें 40 लाख की हमारी सेल्स दी हुई है। The sales affected by him during the previous year amounted to 40 lakhs. He received the following allowances and perquisites during the previous year. तो डीए नहीं दिया, इसमें डीपी नाम से दिया है, डियंस पे दिया है। डियंस पे दिया है एट अ रेट ऑफ 6,000 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद बोनस दिया हमारा। बोनस हमारा है इक्वल टू 2 मंथ बेसिक सैलरी। ये भी क्लियर है पॉइंट। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस है एट अ रेट ऑफ 2,000 पर मंथ। तो ये दिया है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस एट अ रेट ऑफ 2,000 पर मंथ। एचआरए दिया है हमारा, क्वेश्चन में दिया है कि एचआरए रेंट हाउस रेंट अलाउंस एट अ रेट ऑफ 5,000 पर मंथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द एम्प्लॉयर पे 10,000 टुवर्ड्स इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी है। इनकम टैक्स लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पहले बता दे रहे, फिर एक्सप्लेन करेंगे क्या है। अमाउंट है 10,000 का। इनकम टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर ने पे करी है टुवर्ड्स फॉर किसके लिए, श्री राजीव मेहता की पे की है। ठीक है, तो इनकम टैक्स लायबिलिटी मीन्स ये हो गया कि 10,000 का भी इनकम टैक्स पे करना बाकी रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम LTC। तो LTC मीन्स लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन LTC प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। कितने की, 35,000 की, फॉर गोइंग टू शिमला। ठीक है, शिमला जाने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, वाटर फैसिलिटी फॉर ₹15,000। तो टोटल में 15,000 की सारी हैं। The employer gave him cotton worth 1,000 फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कॉटन दिया है, वर्थ है 1,000 रुपीज़, लेकिन लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें जैसे मील दिया रहता था उसमें लिखा रहता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हम लोग उसको टैक्सेबल करते थे कुछ पार्ट तक। तो वैसे यहाँ पे कॉटन जो होगा वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर यही या फ्री ऑफ कॉस्ट की जगह इन अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट दिया होता तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता, क्योंकि गिफ्ट की अगर कुछ भी हमें गिफ्ट के फॉर्म में मिलता है तो वो अप टू 5,000, अगर उसकी जो अमाउंट है 5,000 के अगर अंदर है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 5,000 के आगे जा रहा है अमाउंट उसका, जैसे 6,000 7,000 जा रहा है, तो फिर वो जो एक्सेस अमाउंट जो 5,000 से जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड 15% ऑफ सैलरी टू RPF। तो एम्प्लॉय का तो एग्जेम्प्ट होता है, सिर्फ एम्प्लॉयर का लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का एट अ रेट ऑफ 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स RPF। ठीक है, उसी पॉइंट में लिखा है एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज फंड एट अ रेट ऑफ 9
9% अमाउंटेड टू 30,000। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है एम्प्लॉय के अकाउंट में एट अ रेट ऑफ 9%, और जो अमाउंट है इसका अमाउंटेड टू 30,000 है, मतलब 9% बराबर है 30,000 के। और लास्ट पॉइंट है ही स्पेंड 6,000 पर मंथ एज अ रेंट। तो जो रेंट था एचआरए के लिए, जो रूल के लिए जो हेल्प करेगा वो है 6,000 पर मंथ। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट चीज़, सबसे पहला चीज़ लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, वो आप मेंशन कर लीजिए पहले सबसे ऊपर। फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी क्वेश्चन पर्टिकुलर ईयर दिया हो, जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसमें 1920 असेसमेंट ईयर है, तो हम लोग 1920 असेसमेंट ईयर लेके करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग करेंगे पहला है सैलरी का। ठीक है, तो सैलरी हमारी दी थी 25,000 पर मंथ, तो 25,000 पर मंथ, 25,000 इंटू 12, 3 लाख। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कमीशन दिया था हमारा, सेकेंड पॉइंट कमीशन था। कमीशन हमारा दिया था 1% ऑफ सेल्स, 1% ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितनी थी 40,000, तो सेल्स का 1% कितना हो जाएगा 40,000, 40 लाख, सॉरी सेल्स हमारी 40 लाख की थी, 1% हो जाएगा 40,000। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो दिया है हमारा वो है डियरेंस पे, डीपी दिया है, डीपी दिया है हमारा क्लियर, उसे अमाउंट दिया है 6,000, तो 6,000 इंटू 12 कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72,000। फोर्थ पॉइंट है बोनस, बोनस है 2 मंथ सैलरी के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मंथ की सैलरी थी 25,000, तो 2 मंथ की सैलरी हो जाएगी 50,000 की। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो अमाउंट दिया है उसको इंटू 12 करके अमाउंट लिख देंगे। अगर हमारा यही एम्प्लॉय श्री राजीव मेहता जो है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो हम लोग फिर कैलकुलेशन करते हैं कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग करके, फिर उसमें से एग्जेम्प्ट पार्ट हम लोग टैक्सेबल जो अमाउंट रिसीव होता है उसमें से माइनस कर देते हैं। क्योंकि ये कॉटन टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं और कहीं भी मेंशन नहीं कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू दी है 2,000 की, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 24,000। सिक्स पॉइंट है एचआरए। ठीक है, एचआरए पे आते हैं। एचआरए में फर्स्ट रूल लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एक्सेप्टेड। फर्स्ट रूल क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है हमारा, एक्चुअल अमाउंट हमें फर्स्ट पहले स्टार्टिंग के पॉइंट में दे दिया गया था कि 5,000 पर मंथ हमें रिसीव हो रहा था, तो 5,000 पर मंथ कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो 5,000 पर मंथ हमारा हो जाएगा 60,000। सेकेंड रूल है हमारा रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड हमारा सबसे लास्ट पॉइंट में दिया हुआ था, लास्ट पॉइंट हमारा था 6,000 पर मंथ का, तो 6,000 इंटू 12 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा, वो लिख ले रहा था प्रॉपर, 6,000 दिया था तो 6,000 इंटू 12 कर लेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 72,000 की। ठीक है, और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी, डीए या डीपी और कमीशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। डी तो दिया नहीं है, डीपी यहाँ से दिया है, डीपी में कोई कंडीशन नेसेसरी नहीं होती है, तो हम लोग तीनों चीज़ ले लेंगे। तो सैलरी में आ जाएगा 3 लाख बेसिक सैलरी जो हमारी है, फिर लिख लेंगे 40,000 कमीशन हमारा, और 72,000 डीपी हमारी, इसको ऐड कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4,12,000। ये हमारा हो जाएगा सैलरी। ठीक,
अब हम इसका 10% निकालेंगे। जब इसका 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 41,200। तो रेंट पेड कितना है 72,000, माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी 41,200, आ जाएगी कितनी वैल्यू ये आ जाएगी 30,800। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो ऐसे निकालिए हम लोग ने थर्ड वाला पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो है क्या, वो थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। तो क्योंकि ये एम्प्लॉई बेंगलुरु में रह रहे हैं, डीएमकेसी तो रूल है नहीं, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई नहीं है, तो 40% सैलरी ले लेंगे हम लोग। 40% ऑफ सैलरी कितनी है 4,12,000। 40% ऑफ सैलरी हो जाएगी 1,64,800। ठीक है, तो अब देखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, ये वाला सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग को टैक्स में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये अमाउंट एक्चुअल रिसीव अमाउंट में से माइनस कर देंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, $60,000 माइनस 30,800, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30,800 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 29,200। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 29,200। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको हटा देंगे। फिर सेवेंथ पॉइंट है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स लायबिलिटी है, हमने बताया था इनकम टैक्स पे नहीं किया गया तो पे तो करेंगे ही। तो ये 10,000 जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी हमारी। ठीक है, एट्थ पॉइंट है एलटीसी का, लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट होता है तो यहाँ लिख लेंगे डैश या फिर लिख दीजिए एग्जेम्प्ट। ठीक है, जो आपको मैंने नाइन्थ पॉइंट है हमारा गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी में। तो यहाँ पे तीनों चीज़ मेंशन कर लीजिएगा, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। ठीक है, फैसिलिटी है, अमाउंट कितना दिया था 15,000 का, इसमें 15,000 पूरा हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। 10th पॉइंट है तो एम्प्लॉय गिव हिम कॉटन, हमने कॉटन बताया था, कॉटन है यहाँ पर हमारा 1,000 का है तो 1,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट होता तो क्योंकि ये अमाउंट 5,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेंशन दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको पूरा टैक्सेबल दिखाएंगे। फिर आता है आरपीएफ वाला फंड। तो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर आप मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर लीजिए। तो एम्प्लॉय का या फिर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द रूल इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, डैश बन गया। और एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रूल क्या है हमारा, रूल है हमारा 12% अप टू 12%। ठीक है, अप टू 12% एग्जेम्प्ट होता है। 12.1 हो गया तो 0.1% हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले यहाँ तो ये चीज़ निकालनी होगी कि हमें यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अमाउंट कर रहा है, वो तो दिया नहीं है तो पहले हम लोग वो निकालेंगे। तो हम लोग 12% दिया हुआ है लेकिन एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है 15% ऑफ सैलरी। तो 15% ऑफ सैलरी कितना हुआ, तो पहले सैलरी देखिए क्या होती है, जो सैलरी एचआरए में थी, सैलरी कमीशन डीपी, वही सैलरी आरपीएफ कैलकुलेट करने के लिए भी सेम वही होती है। तो सैलरी कितनी हो जाएगी टोटल, हमारी सैलरी होगी हमारी 4,12,000। ठीक है, इसका एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 15% का,
15% का है, तो हम लोग पहले 15% ऑफ 4,12,000 निकालेंगे कि पहले कितना होता है ये। पहले 15% ऑफ 4,12,000 निकालेंगे। उसके बाद 12% ऑफ 4,12,000 निकालेंगे। ठीक है, दोनों निकालने के बाद दोनों के जो अमाउंट होंगे, दोनों के डिफरेंस अमाउंट को हम लोग एक दूसरे से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दोनों अमाउंट निकाल लीजिए, या फिर और जो डिफरेंस है 3% का इन दोनों परसेंटेजेस में, 3% ऑफ 4,12,000 निकाल लीजिए। ये निकाल जो इजी लगे। और जैसे इसमें दो मेथड होंगे, पहले इसके अमाउंट निकालें फिर इसका अमाउंट निकालें, फिर दोनों को माइनस करें। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो डायरेक्ट निकल आएगा। तो अगर हम डायरेक्ट निकाल कर देखते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है माइनस करने के बाद 12,360। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12,360। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट वाला पार्ट। इंटरेस्ट रूल क्या है, इंटरेस्ट का रूल है 9.5%, लेकिन एम्प्लॉय को जो क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट, वो उसका रेट है 9%। मीन्स क्या है, 9.5% से लेस है तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, हम डैश बना रहे हैं, वैसे आप एग्जेम्प्ट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बस लास्ट पॉइंट यही था। अब इन जितने भी अमाउंट है इन सबके टोटल करेंगे हम लोग। जब टोटल करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल हमारा अमाउंट आएगा 5,53,560। ठीक है, इसमें से हम लोग एस डी माइनस कर लेंगे। एस डी माइनस करने के बाद एस डी माइनस करेंगे 50,000, आंसर आ जाएगा 5,13,560। सॉरी 5,03,560। ये अमाउंट हमारा टैक्सेबल, ये हमारी थी ग्रॉस सैलरी, ये हमारा थी टैक्सेबल सैलरी। ये दोनों डिफरेंस होगा, तो हम लोग इसमें से एस डी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, सारे को सबका टोटल कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने एस डी माइनस कर लिया, और उसके बाद हमारी टैक्सेबल सैलरी निकल आई है। ठीक है, एक बार हम फिर से आरपीएफ वाला समझा दे रहे हैं। आरपीएफ में क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द रूल जो अप 12% होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो सैलरी जो एचआरए की थी वही सेम आरपीएफ की भी थी, लेकिन एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का किया था, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था 15% का। तो आप या तो 15% ऑफ सैलरी निकाल लें, फिर 12% ऑफ सैलरी निकाल लें, दोनों का डिफरेंस का जो अमाउंट होगा वो माइनस करके निकालें आंसर, या फिर डायरेक्टली जो परसेंटेज का डिफरेंस है, जैसे 3% डिफरेंस है दोनों में, उसका वो 3% ऑफ सैलरी निकाल के डायरेक्ट आंसर निकाल लें। तो हमें डायरेक्ट आंसर निकाला था, तो ये आगे था 12,360। तो 12,360 हमने यहाँ पर रख दिया था। उसके बाद इंटरेस्ट में जो पार्ट था, इंटरेस्ट में एम्प्लॉय को इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ था उसका परसेंटेज 9% था। अकॉर्डिंग टू द रूल, जो रूल क्या है 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, अप टू 9.5%। तो 9.5% जो है वो 9% से ज़्यादा है, 9% जो है वो कम है, मतलब इंटरेस्ट को जो क्रेडिट हुआ था वो कम था। इवन अमाउंट हमें दिए थे तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने इसको एग्जेम्प्ट दिखाया इसमें। क्लियर है पॉइंट। डीपी इसलिए दिखाई, अगर डीए के नाम से दिया होता तो हम लोग ना डीए हम लोग नहीं लेते, ना एचआरए में लेते, ना आरपीएफ में लेते, क्योंकि कंडीशन मेंशन नहीं थी। क्योंकि डीपी के नाम से दिया, डीएनएस पे नाम से दिया था, इसलिए हम लोग ने दोनों में लिया, एचआरए में भी, एचआरए की कैलकुलेशन में भी लिया और आरपीएफ फंड की भी कैलकुलेशन में लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।